हाँ नमस्कार। आज हम दसम में आपको धात एवं पदार्थ बताएंगे। ये पूरा आपका टॉपिक है। इसमें पहले धात उधात आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लगभग हर कक्षा में धात उधात करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा धात जो मेटल होते हैं, अगर इसको हम सामान्य परिभाषित करें आधुनिक परिभाषा के अनुसार, तो वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उन्हें हम धात कहते हैं। ये आपकी आर्थिक परिभाषा हो गई। वही तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते, क्या इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने तक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। उदाहरण देखिए, इसके एग्जाम्पल देना चाहते हैं। यहाँ सोडियम लेते हैं, सोडियम का परमाणु 11 होगा, है ना। कक्षाओं पार्टी 2, 8, 1 होगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जो भी धातु में है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, धनात्मक। जितनी धातु है उनकी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, इन्हीं को हम धातु कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैग्नीशियम ले रहे हैं। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 2, 8, 2। ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या देगा, ये जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और उदाहरण लेना है, एल्यूमिनियम लेना है, परमाणु क्रमांक 13 हो गया, 2, 8, 3 हो गया। ये एल जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग के बाद ये आपकी, तो ये धातु की परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गए। ये आधुनिक परिभाषा है। अब अगर हम धातुओं के गुणों में जाए, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। धातुओं के भौतिक गुण आप छोटी कक्षा में पढ़ेंगे। धातुओं में अंतर होगा, जैसा इनमें आघात वर्धनीयता का वो धातु पाया जाता है। अर्थात धातु को जो पीसते हैं, धातुओं को पीसने पर इनकी लंबाई में क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। ये धातुओं का प्रमुख गुण हो गया। इनमें आघात वर्धनीयता हो पाया जाता है। अगर धातुओं को पीटते हैं तो इनकी लंबाई बढ़ती है। जैसे तुम्हारा 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर पुलतातार बनाया जा सकता है। ये आघात वर्धनीयता होगी। नंबर दूसरा क्या बताएंगे, धातु में विद्युत की सुचालक होती है। धातु में विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात धातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और तीसरा गुण है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक होती है। आप देखते होंगे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, हर धातु की अपनी अलग अलग चमक होती है। ये धातुएं जो होती है विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अगर उदाहरण लें, धातुओं को अगर हम पीटते हैं, धातुओं को पीटने पर अलग अलग प्रकार की बल होती है, अलग अलग प्रकार की बल होती है। जैसे आप देखें, अगर लोहे का, तांबे का, अलग अलग धातु के घंटे बनवा लें,
और उनको किसी से हम बजाय पीटे तो उनमें ध्वनि अलग अलग होगी, उनमें वाइब्रेशन अलग अलग होगा, अर्थात ध्वनि तरंगें अलग अलग होगी और ध्वनि शक्ति अलग अलग होगी। ये आपको धातुओं के पीटने पर इसमें ध्वनि होती है। धातु में विद्युत की सुचालक होती है और सबसे सुचालक हम मानते हैं किसको? चांदी को। मान इसका यहाँ पर प्रयोग बता रहे हैं, एक वैज्ञानिक के नाम है इंजन हॉज। तो जो हॉज ने प्रयोग किया धातुओं की चालकता में चांदी सबसे अधिक चालक होती है, चांदी सबसे अधिक चालक होती है। इसका आपको प्रयोग उदाहरण प्रयोग है, इंजन हॉज ने प्रयोग किया। उन्होंने टब लिया, टब में समान क्षेत्रफल के छेद कर दिए, ये आपके छेद कर दिए गए और इसमें जो राड ली गई, राड अलग धातु की राड, इसका आयतन बराबर है, व्यास बराबर है, लंबाई बराबर है। इस तरह के हम चार धातु ले, चारों धातु के ऊपर हमने मोम लगा दिया। क्या लगा दिया? मोम से इसको ऊपर से कवर कर दिया गया, पिघार में मोम डाल दी गई। चारों धातुओं में अलग अलग धातुएं हैं जिनका व्यास समान है और लंबाई भी समान है। इसमें क्या लगा दिया? मोम जैसे ये मान लिया हमने लोहा, ये लिया हमने मान लिया तांबा, ये मान लिया हमने चांदी और ये मान लिया एल्यूमिनियम। ये हमने धातु ली, इनका जो इसमें छेद है, इसमें छेद भी समान है और इसमें खौलता हुआ पानी भर दिया। कैसा पानी भरा गया? पानी को बॉयल कर दिया गया इस टब में, टैंक में, जिसमें समान छेद है और जो धातु की राडें हैं वो राडें में समान व्यास और समान लंबाई की लगी है और इसी को मोम जमा किया। जब इसमें हमने खौलता पानी डाला तो ये हम देखेंगे इसकी मोम पिघली। तो जैसे ये जो चांदी है इसकी मोम काफी दूर तक पिघल जाएगी, ये मोम पिघल जाएगी क्योंकि इसकी चालकता अधिक और इनकी जो मोम है ये कम दूर तक पिघलेगी। सबसे अधिक कितनी पिघलेगी? चांदी की जो मोम है इसके ऊपर ये सबसे दूर तक पिघल जाएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो धातुओं में चांदी है वो चांदी सबसे अधिक चालक होती है। तो ये क्योंकि अधिक तक फैलेगी, ये तांबा इससे कम फैलेगा, है ना, ये और कम फैलेगा, ये फैलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्या मोम हटेगी? चांदी की, जिसकी मोम काफी दूर तक हटे, जो आपको स्पष्ट प्रयोग से दिखाई देती है। तो इंजन हॉज ने सिद्ध किया धातुओं में चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है, चालकता कम सबसे अधिक। ये आपके धातु के गुण बताए गए भौतिक गुण है। अब हम मिल रहे हैं आघात। आघात लाल मीटर है। आघात की अगर हम आवृत्ति परिभाषा बताएं तो उसी का परिभाषा से लीजिए, वे तत्व जो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बताते हैं, उन्हें आघात। अब इसके आपको उदाहरण देना है। इस उदाहरण में सबसे CF क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 का 6 मॉडल 287, ठीक है। तो ये इसका अपना अष्टक पूरा करने के लिए Cl क्या करेगा? Cl एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, Cl जोड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, क्या हो जाएगा? Cl नहीं ग्रहण करने एक ग्रहण करेगा, यहाँ ग्रहण करना एक ग्रहण ग्रहण करना है Cl माइनस, ठीक है। तो त्याग रहा था, इसने एक ग्रहण ग्रहण कर लिया, तो ये सब ये क्या हो गया? 7 का 8 हो गया। आपको लिखाना है ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन कितना होगा? 8, तो 6 का 8 में 2 और 6, तो ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बन जाएगा O माइनस। तो आधार तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, इनको हम आधार कहते हैं।
और अधातुओं में क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब अधातु होते हैं। अगर अधातु के अंदर में धातु के ठीक उल्टे धातु हो जाएंगे। अधातु के अगर हम भौतिक गुण में धातुओं में भंगुरता गुण होता है। क्या बताया हमने? भंगुरता का गुण होता है। अच्छा, भंगुरता क्या होती है? जैसे मान लो हम चार्ट ले लिए हैं, इस चार्ट को हम जमीन में पटक दें तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं भंगुरता। धातुओं में भंगुरता गुण हो गया। दूसरा, ये विद्युत की कुचालक होती है। अर्थात से उदाहरण पॉइंट में होती है। कुछ अपवाद स्वरूप है, जैसे हमारा ग्रेफाइट है या धातु। कार्बन के जो ठोस अपरूप है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद हो गया। और क्या होता है धातु में? विद्युत की कुचालक हो गई, है ना। इनमें तन्यता गुण नहीं होता, तन्यता का गुण नहीं होता। इस तरह तमाम धातुओं के भौतिक गुण हैं, ये आप सीखेंगे। अब इसके बाद लेते हैं उपधातु। कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण विद्यमान होते हैं, तो इनको हम उपधातु कहते हैं। उपधातु ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु कहते हैं। ये कहने के उदाहरण पूछ लिया था कि धातु उदाहरण बताओ, विकल्प पूछ दिया गया। इसमें उदाहरण क्या देंगे इसका? जैसे आर्सेनिक, एस, सिलिकॉन, ऐसा ही जर्मेनियम, ये तमाम उदाहरण होते हैं धातुओं के। ठीक है, जो कुछ सीमा तक धातु का काम करते हैं, कुछ वो धातु के बाद दोनों गुण पाए जाते हैं। इनका जो उपयोग है, ज़्यादातर उपयोग इसका जो सौर से होते हैं, उपधातु में आर्सेनिक का प्रयोग सौर से बनाने में किया जाता है। जो सौर ऊर्जा को सबसे अच्छा ग्रहण करते हैं, तो इसका उपयोग सौर पैनल वगैरह जो बने होते हैं सौर सेल में, इसका उपयोग किया जाता है। धातु हो गई। अब कुछ होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक धातु मिल करके, जैसे सोना है, सोना इतनी मुलायम धातु होती है जो इसके आभूषण अगर प्योर सोने का बनाया जाए, तो चूड़ी बनी है तो चूड़ी में थोड़ी धक्का लगेगा तो वो टेढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसमें तवा मिला दिया जाता है। तो ये तमाम प्रकार की धातुएं होती हैं जिसमें अलग अलग परसेंटेज होते हैं। जैसे गलमेटर है, गलमेटर ऐसे धातु है जिसमें तोप हुआ, बंदूक के पुर्जे वगैरह होते हैं, गलमेटर के बनाए जाते हैं। ठीक है, पीतल है, कांसा है, ये तमाम धातु। इसके विस्तार में हम बाद में बताएंगे, परसेंटेज है किसमें समझिए। अब हम बात कर रहे हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का जो निष्कर्षण होता है, धातु का निष्कर्षण मेटलर्जी। अब फिर धातु निष्कर्षण क्या होता है? अयस्क से धातु प्राप्त करने में जो भी प्रक्रम प्रयोग करते हैं, उन सब प्रक्रमों को मिलाकर के हम धातु का निष्कर्षण और अंग्रेजी मेटलर्जी कहते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है। खनिज, जो खनिज हैं ये जमीन में हमारे भूपर्पटी में जो तत्व होते हैं, वो जो तत्व जमीन से निकाले जाते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। और अयस्क क्या है? देखो, जो अयस्क होते हैं वो भी खनिज होते हैं, लेकिन अयस्क जब भूपर्पटी से निकाले जाते हैं, उनका जब शोधन किया जाता है, अयस्क शोधन करने में जो तमाम प्रोसेस प्रयोग करते हैं
उसमें बिजली खर्च आएगा, लेबर चार्ज आएगा, मशीनों का चार्ज आएगा, वो खर्च आता है। खर्च काटने के बाद जो हमको धातु प्राप्त होती है उसकी कीमत अगर ज़्यादा है तो उसको हम एस कहते हैं। उसी धातु का शोधन किया जाता है जिसमें धातु की लागत ज़्यादा हो और खर्च क्या है, कम है, तो उसको हम कहेंगे एस। जैसे एस में सिंहभूम बिहार में कापर पाइराइट्स, कापर की वेस्ट है, कापर पाइराइट्स सूत्र होगा Cu(Fe(2) है ना। कापर ग्लास PbS, ये तमाम कापर गैस हैं। और जैसे एल्यूमिनियम गैस लेंगे, कापर ग्लास, एल्यूमिनियम का ऐसे क्या होगा, ये आपने कक्षा में पढ़ा हुआ, एल्यूमिनियम का आयस बॉक्साइट Al2O3(2H2), ये एल्यूमिनियम आयस बॉक्साइट हो। इस तरह हर धातु का अपना आयस होता है ना। ऐसे से ही हम धातु प्राप्त करते हैं। उसमें कौन कौन से प्रक्रम प्रयोग होते धातु प्राप्त करने में, कुछ प्रक्रम को आपको हम बता रहे हैं, तो समझिए ढंग से। जैसे जो ऐस हमने प्राप्त किया तो पहले ऐस का खनन किया जाएगा और खनन के बाद पहला जो शोधन में कार्य करेगा वो ऐस का पीसना। पहला ऐस का पीसना, ऐस का पीसना। जो ऐस हमें खनन से प्राप्त होता है वो ढेले के रूप में होगा, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए, पीसने के लिए स्टाम्प मिल का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो उसमें स्टाम्प मिल होती है जो उसमें बार बार जोड़ करके टुकड़े छोटे छोटे कर देती है। तो इससे ऐस पिस जाता तो हो गया ऐस का पीसना, पहला चरण हो गया। दूसरा होगा ऐस का सान्द्रण, ऐस का सान्द्रण। सान्द्रण में अलग अलग विद्युत होती है। मैंने सर फेर प्लवन विद, अगर हम पहला में फेर प्लवन विद, अब देखिए फेर माने होता है झाग, प्लवन फ्लोटिंग तैरना। तो जो कापर पाइराइट से कापर का जो इसका शोधन किया जाता है तो उसका सान्द्रण में फेर प्लवन विद का ही प्रयोग करते हैं। फेर प्लवन विद होती क्या है, इसमें एक बड़ा सा देखो टब होगा, टब में एक यहाँ से हम ट्यूबियल लगा लेते हैं। ट्यूबियल लगाने के बाद इसमें एक छेद है तुम्हारी, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें जो आपने ऐस पीसा है उस ऐस को इसमें डालने के बाद इसमें वायु का झोंका मशीन द्वारा तेजी से पहुँचती है। तो जिसमें ऐस का आपने मिलाया है, पीसा हुआ ऐस में मिलाया गया है, स्थान में जो पीसा गया इसे मिला हुआ है, इसमें वायु का तेज झोंका आएगा तो इसमें झाग उत्पन्न होगा और झाग यहाँ फ्लोटिंग करेगा, यहाँ तैरने लगेगा। क्या होगा, यहाँ तैरने लगेगा। और जो अशुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगी, है ना। इन अशुद्धियों को कंकड़ पत्थर कंकरीट जो है वो नीचे बैठ जाएंगे, केदार ऊपर आ जाएगा। इस तरह फेर प्लवन विद द्वारा कापर का शोधन किया जाता है। ये हो गया फेर प्लवन विद। दूसरा है वृत्तीय पृथक्करण, वृत्तीय पृथक्करण, पृथक्करण, वृत्तीय पृथक्करण। अब देखिए जो वृत्तीय पृथक्करण होता है, वृत्तीय पृथक्करण में जैसे आप जहाँ आटा वगैरह पिसाते हैं, आटे पर गेहूँ डाला जाता है, इसी तरह सिस्टम बना होता है। इसमें जैसे आप ये यहाँ से, है ना, यहाँ से डाला गया, मान लीजिए यहाँ से एक चेम्बर टैप लगा हुआ है निकालने के लिए, कि यहाँ जो पिसा हुआ हम ऐसे डालेंगे, यहाँ जगह जगह उभार होते हैं, उभार। अब ये डालने के बाद यहाँ से आएगा तो ये बीच बीच में गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी की थोड़ी बहेंगे और जो भारी होगा इसमें रुक जाए, क्या हो जाए, रुक जाए। तो इस तरह गुरुत्व के कारण जो भारी है वो यहाँ रुक जाएगा, हल्का पानी चल क्या हो, ये रुकावट के चेम्बर बना दिए गए हैं। ये यहाँ से डालने के बाद सूरज यहाँ से निकास आएगा कि यहाँ पर जो भारी चीज़ें यहाँ रुकेगी और हल्की चीज़ें बाहर हो जाएगी। इसको कहते हैं वृत्तीय पृथक्करण की।
अब दूसरा चुंबकीय पृथक्करण, जो तीसरी विधि है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि में, चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, इसमें देखिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जो ऐसे पिसा हुआ ऐसे होता है, इसमें दो रोलर लगे होते हैं और रोलर में पट्टे चढ़े हुए हैं, ये पट्टे चढ़े हुए हैं, ये पट्टा घूमेगा, यहाँ से ऐसे को यहाँ से ऐसे इसमें डाला जाता है, ये से मान लिया जा रहा है और इसमें पट्टा चढ़ाइएगा, ऐसे यहाँ से डालेंगे फिर पट्टा चढ़ाइएगा, जब ये घूमेगा क्योंकि पट्टे में चुंबकत्व होता है, इसमें जो कुछ चीजें हैं चिपकेगा इसमें वो पास गिरेगा, फिर इसमें क्या है दूर गिरेगा। तो चुंबकीय पृथक्करण द्वारा इसमें भी हमारी जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां अलग कर ली गई। इस तरह ये आपको आपका सांद्र तक हम बता रहे हैं, इसके बाद आपको अगले वीडियो में पूरा बताया जाएगा, तब तक इसको आप लिख करके अपना तैयार करें। धन्यवाद।